सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री 2026 के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बातें करने जा रहा हूं। मैं रिपीट करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। लेकिन ये कमाल की बात होगी कि यदि आप प्री में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप इन्हीं इन्फॉर्मेशन का प्रयोग बाकायदे अपने आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत कर रहा हूं कफाला व्यवस्था से। कफाला व्यवस्था ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये अरबी का शब्द है कफाला, और इसका अर्थ होता है प्रायोजक, यानी कि स्पॉन्सर करने वाला। इससे भी शायद बातें समझ में नहीं आएंगी, हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। समझना इसलिए जरूरी है कि सऊदी अरब ने पिछले सप्ताह अपने यहाँ लागू या प्रचलित कफाला व्यवस्था को खत्म कर दिया है। कफाला व्यवस्था को खत्म कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और क्योंकि सऊदी अरब ने किया है, और हमारे लिए आप जानते हैं कि सऊदी अरब कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सऊदी अरब में लगभग हमारे 25 लाख भारतीय रह रहे हैं जो वहाँ बाकायदे श्रमिक के रूप में काम करते हैं। तो फिर ये कफाला व्यवस्था है क्या? हमारे फेवर में है, हमारी अगेंस्ट है? आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसका अर्थ है प्रायोजक। तो ये प्रायोजक क्या है? देखिए, ये खासकर जो खाड़ी क्षेत्र हैं, ये केवल ऐसा नहीं कि सऊदी अरब में ही है, दूसरे देशों में भी है। जो खाड़ी देश हैं वे अपने यहाँ जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनको नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। तो यह एक प्रकार का कानून है जो खासकर प्रवासी श्रमिकों को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करता कैसे है? तो दोस्तों, ये 1950 के दशक में यह कानून लागू किया गया था, और यह जो कानून है, यह जो व्यवस्था है, वह श्रमिक की कानूनी स्थिति को एक ही नियोक्ता, स्पॉन्सर कह लीजिए, या कफील से जोड़ती है। कफील जो नियोक्ता है, अगर हम अपने यहाँ की भाषा में समझना चाहें तो आप कह लीजिए कि एक एजेंट है। एजेंट, वो रजिस्टर्ड एजेंट है सरकार का। वो दुनिया के दूसरे देशों से श्रमिकों को लाता है, या श्रमिक वहाँ जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जब वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो उस श्रमिक के जितने भी अधिकार होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस श्रमिक के जितने भी अधिकार होते हैं वे सारे के सारे अधिकार उस एजेंसी के पास आ जाते हैं, उस कफील के पास आ जाते हैं। जैसे उसके पास वीज़ा है तो वो वीज़ा उसके पास चला जाएगा। उसके पास यह अधिकार नहीं होगा श्रमिक के पास कि वो मन चाहे कहीं भी नौकरी कर ले या अपनी नौकरी बदल ले। नहीं, इन सब के लिए उसे इसकी परमिशन लेनी होगी। यहां तक कि श्रमिक रहेगा कहां और वो कहां कहां यात्रा कर सकेगा, इस पर भी कफील का नियंत्रण होता है। बात समझ में आपकी आ गई होगी। सोच करके देखिए कि यदि किसी श्रमिक को इस स्थिति में ला दिया जाए कि उसका वीज़ा मेरे पास है, वो मेरी अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकता, उसे कहीं भी आने जाने के लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, वो कहाँ रहेगा इसका निर्धारण मैं करूँगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक श्रमिक है और मेरे पास एक गुलाम है, दोनों में कोई अंतर है? आपको लगेगा कि नहीं, दोनों में कोई अंतर तो नहीं दिखाई देता। दोस्तों, यही कारण है कि मानवाधिकार संगठनों ने इसे एक प्रकार की मॉडर्न स्लेवरी, आधुनिक गुलामी घोषित कर रखा था। एक बहुत अच्छी बात है कि अब सऊदी अरब ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब जब समाप्त कर दिया है तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि अब वो नियोक्ता के नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे, वो अपनी नौकरी बदल सकेंगे, वो जब भी चाहें देश छोड़ सकेंगे,
यहाँ तक कि उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए भी उन्हें पहले अपने नियोक्ता पर निर्भर रहना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा कि उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना रोक टोक के वो कहीं भी जा सकेंगे, सऊदी अरब छोड़ सकेंगे, और यहाँ तक कि यदि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो श्रम न्यायालयों की शरण ले सकेंगे। दोस्तों, तो क्या सही में वे अभी तक गुलाम की स्थिति में नहीं रह रहे थे? क्योंकि मैंने इस विषय पर बात की है तो आप समझ गए होंगे कि यह टॉपिक सच में अपने आप में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कहा मानवाधिकार संगठन, यानी कि यदि मानवाधिकार पर कोई प्रश्न आता है मुख्य परीक्षा में तो आप बाकायदे इसका हवाला दे सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मामला है। इसे आधुनिक गुलामी कहा जाता था। शायद इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। ईमानदारी के साथ बताऊं तो मुझे तो पता नहीं था। अब उसे समाप्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है कि अब्राहम लिंकन साहब को जो इतिहास में जगह मिली है और अमेरिका के जो महानतम राष्ट्रपति वो कहे जाते हैं, इसीलिए कहे जाते हैं ना कि उन्होंने अपने यहाँ से गुलामी की प्रथा को समाप्त कर दिया था, गुलामी के कानून को खत्म कर दिया था, इसीलिए महान कहे गए। इस दृष्टि से भी ये कम बड़ी घटना नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब ने इसे समाप्त किया है। अभी भी खाड़ी सहयोग परिषद के कई ऐसे देश हैं जहां यह प्रचलित है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, जिसे अब यूएई कहते हैं, कुवैत, बहरीन, ओमान, लेबनान और जॉर्डन। इन देशों में अभी भी ये प्रथा प्रचलित है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। शायद उन पर एक नैतिक दबाव पड़े या उनके यहाँ भी इस तरह की मांगे उठें कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हम अभी सऊदी अरब के बारे में बातें कर रहे थे, आइए थोड़ा सा काबुल के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि भारत और अफगानिस्तान के कितने अच्छे संबंध शुरू से रहे हैं। थोड़े से संबंध तालिबान के आने के बाद से खराब होने शुरू हुए थे, लेकिन फिर से धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो गई हैं और अब बेहतरी की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है, और ये कदम बढ़ाया है भारत सरकार ने। जो काबुल है, काबुल में हमारा जो दूतावास था वो फुल फ्लेज्ड एम्बेसी नहीं थी, वह तकनीकी दूतावास था। अब उस तकनीकी दूतावास को पूर्णकालिक दूतावास में बदल दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये संबंधों की नॉर्मलाइजेशन को दिखाता है। सच पूछे तो ये जो घटना है अपने आप में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं कही जा सकती सामान्य रूप से करंट अफेयर्स की दृष्टि से, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स की दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना है। कहीं भी दूतावास को बंद कर देना, इसका मतलब है कि संबंधों में बहुत ज़्यादा खटास आ गई है। तकनीकी दूतावास में तब्दील कर देना, इसका मतलब है कि खटास तो आ गई है लेकिन टूटी नहीं है। और जब हम उसे पूर्ण दूतावास में बदल देते हैं तो इसका मतलब है कि हम फिर से पहले जैसे ही संबंध कायम करना चाह रहे हैं या कायम हो गया है। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भारत ने अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा मानवीय आधार पर सहायता दी है। उसके विकास में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान की क्षमता जो बढ़ी है, क्षमता के विस्तार में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो चूंकि अब फुल फ्लेज्ड हमारा दूतावास हो गया है तो इस तरह के काम अब और भी तेजी के साथ बढ़ सकेंगे। दोस्तों, जो अगली खबर है वो जापान को लेकर के है। छोटी सी है लेकिन इम्पॉर्टेंट खबर है, और वो ये है कि जापान में महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं और उनका नाम है साने ताकाइची। आपको सुनकर लगा होगा ना कि भाई महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है, इसीलिए तो मैं चर्चा कर रहा हूँ। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जापान के इतने साल के इतिहास में वो पहली महिला हैं जो प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि इस मामले में जापान थोड़ा सा रूढ़िवादी किस्म का देश है, तो वहाँ महिला का प्रधानमंत्री बनना एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बताया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। जो प्रधानमंत्री हैं इससे पहले टेलीविज़न एंकर रही थीं और 1993 में वो राजनीति में आई थीं। लेकिन एक जो दूसरी बात है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री ताकाइची हैं वे अपने आप में ही अति रूढ़िवादी विचारों की मानी जाती हैं, मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल थॉट्स की महिला है। हो सकता है कि शायद इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया हो। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो दोस्तों,
आज इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।